हेलो दोस्तों, मैं हितेश जादव सर फ्रॉम हिस्ट्री। स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मिलती है आपको भारत और राजस्थान के अंदर सबसे बेहतरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। फिलहाल हमारा फोकस बना हुआ है यूपी पुलिस। थोड़ी मेहनत और वर्दी आपकी हमारे स्पेशल बैच पर। यहाँ हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चलाते हैं, और आप लोगों को ऑफलाइन बैच के अंदर भी बहुत सारी सुविधाएं, पर डे एग्जाम, वीकली एग्जाम, मंथली एग्जाम, टॉपिक वाइज एग्जाम के संग संग बेहतरीन नोट्स क्वालिटी आपको तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पर हॉस्टल सुविधा, मैथ सुविधा, सारी सुविधाएं आपको एक साथ एक मंच पर प्रदान करी जाती हैं। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी हम लोग समय समय पर विशेष ऑफर देते हैं। अतः हमारे ऑफिशियल एमक्यू एकेडमी प्लेटफॉर्म पर जुड़े, और बाकी सब स्टूडेंट्सों का भी भला करने के लिए उनको ज्वाइंट होने के लिए कहें। अभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, राजस्थान भारत के अंतर्गत आने वाले सभी सभ्यता स्थलों को करने के बाद गुजरात के सभी सभ्यता स्थलों को करने की ओर थे। आइए अपन लोग टॉपिक को कंटिन्यू यहीं से करते हैं। हाँ जी, तो अपना टॉपिक वही है, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में अभी अपन लोग कर रहे हैं भारत के अंदर गुजरात का पहला सभ्यता स्थल लोथल। पहला सभ्यता स्थल क्या भैया? लोथल। तो आइए विद्यार्थियों, अपन लोग लोथल सभ्यता स्थल के बारे में भाई जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये लोथल सभ्यता स्थल गुजरात में अहमदाबाद के निकट भोगवा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात में अहमदाबाद के निकट भोगवा नदी के किनारे लोथल सभ्यता स्थल स्थित है भाई। लोथल जो होता है भैया, यह है गुजराती भाषा का शब्द है। लोथल गुजराती भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ वही है जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मतलब मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला। मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला लोथल का शाब्दिक अर्थ है। लोथल के कुछ उपनाम भी हैं भाई। लोथल को कहा जाता है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, लघु मोहनजोदड़ो। इसके अलावा इसको कहा जाता है भाई बंदरगाह, डॉकयार्ड, या गोदीवाड़ा। डॉकयार्ड या फिर हेलो दोस्तों। गोदीवाड़ा, इस नाम से ही भाई अपन लोग लोथल सभ्यता स्थल को जानते हैं। अच्छा, लोथल सभ्यता स्थल की खोज और उत्खनन का करेगा तो कार्य, उत्खनन का कार्य 1954 में 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। 1954 में रंगनाथ राव ने किया था। और भाई यहां से हम लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ है, आओ देख लेते हैं। पहला, जो कई जगहों से प्राप्त हुआ है, मोती निर्माण कारखाना। मोती निर्माण कारखाना। इसके अलावा युगल शवाधान, मतलब एक कब्र से एक साथ दो व्यक्ति, ऐसे करके।
तो युगल शवाधान के साक्ष्य हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड, जिनको अग्नि वेदिका भी कहा गया है। हवन कुंड में अस्थियां, बलि प्रथा के साक्ष्य, बलि प्रथा के साक्ष्य भाई, घोड़े के साक्ष्य, हाथी को पालतू बना लिया गया था। रंगाई कुंड, कपड़ों में रंग देने के कुंड, रंगाई कुंड। सीपी की पटरी, हाथी दांत का पैमाना, सीपी की पटरी, हाथी दांत का पैमाना। पारस की मोहर या मुद्रा, पारस की मोहर या मुद्रा। धड़ रूपी ममी, यानी इंसान की डेड बॉडी, इंसान का शव, जिस पर एक लेप के द्वारा उसको सुरक्षित बनाया गया है, पर उसका सिर नहीं है बस, बाकी का शरीर सर धड़ी धड़ है बस, जिसको भाई धड़ रूपी ममी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भाई यहां पर हम लोगों को धूर्त लोमड़ी मर्तमान, धूर्त लोमड़ी मर्तमान, यानी मिट्टी का वो पात्र प्राप्त हुआ है जहां पर धूर्त लोमड़ी की कहानी वाला जो चित्र है मिट्टी के पात्र पर छपा हुआ है। इसके अलावा चिड़िया का चित्र मर्तबान, चिड़िया का चित्र मर्तबान यहां से हम लोगों को भाई प्राप्त हुआ है। और याद रखना भाई, इसके अलावा भाई ये जो है यहां से हम लोगों को ये जो लोथल सभ्यता स्थल है भाई, तो ये सारी चीजें हम लोगों को भाई लोथल सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। तो देख लीजिए, मैं इसका 1 मिनट में रिपीटेशन कराता हूं। ये लोथल सभ्यता स्थल गुजरात के अंदर अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है भाई। लोथल गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसका उपनाम है लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, बंदरगाह, डॉकयार्ड या गोदी वाड़ा। और यहां से हम लोगों को भाई खोज एवं उत्खनन 1954 में रंगनाथ राव ने करी थी। और याद रखना, यहां से हम लोगों को मोती निर्माण कारखाना, युगल शवाधान कुछ इस प्रकार से, हवन कुंड या अग्निवेदिका, हवन कुंड में अस्थियां, बलि प्रथा के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य, हाथी को पालतू बना लिया गया था, रंगाई कुंड, सीपी की पटरी, हाथी दांत का पैमाना, और फारस की मोहर या मुद्रा, धड़ रूपी ममी, धूर्त लोमड़ी मर्तमान और चिड़िया का चित्र मर्तमान हम लोगों को यहां से भाई प्राप्त हुआ है। तो यह भाई आप लोगों का मोहनजोदड़ो नाम का सभ्यता, तो यहाँ लोथल नाम का सभ्यता स्थल, ठीक है भाई, ये हमारा लोथल नाम का सभ्यता स्थल है। ठीक है भाई, अब आगे चलें। चलो जी, तो हमारा अब गुजरात का ही दूसरा सभ्यता स्थल है जिसका नाम है रंगपुर सभ्यता स्थल। ठीक है भाई, गुजरात का पहला सभ्यता स्थल लोथल, और लोथल के बाद रंगपुर, फिर सुतकोटदा और आखिर में धौला वीरा। तो देखो भाई, ये रंगपुर सभ्यता स्थल है जो गुजरात के अंतर्गत स्थित है भाई। और याद रखना, अक्टूबर 1947 में इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। अक्टूबर 1947 में इसकी खोज भैया किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी।
और यहां से मुख्य रूप से हम लोगों को भाई चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, चावल के दाने या जले चावल के साक्ष्य हम लोगों को रंगपुर से प्राप्त हुए। छोटा सा एक दो लाइन का बस। इसी क्रम में अगले सभ्यता स्थल का नाम है भाई सुतकोटदा। सुतकोटदा, जहां से हम लोग गुजरात का, जहां से हम लोगों को भाई अश्व यानी कि घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुतकोटदा सभ्यता स्थल का नाम, यहां से साक्ष्य मिले हैं घोड़े के। ठीक है भाई। और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई ध्यान रखना, अभी आप लोग स्पीच में इसको सुनिए कि हाँ जी, अक्टूबर 1947। तो याद रखना भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का ये रूल था ग्रीड पद्धति के अनुसार कि यहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की विपरीत दिशा में खुलती थी। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा सभ्यता स्थल था जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ही खुला करते थे। तो इस पॉइंट को थोड़ा जरूर याद रखें भाई। और वैसे अपन लोग अगले सभ्यता स्थल की ओर चलते हैं। इसका नाम है धौलावीरा। क्या नाम है भाई इसका? धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तहसील में है। कच्छ जिले की भचाऊ तहसील। हाँ तो भैया यूपी पुलिस स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट एक्टिव रहो भाई। आप लोगों के लिए आपके टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार एवरेज लेवल का सिलेबस यहां पर उपस्थित करवाया जा रहा है, जो आपके पैटर्न पर बिल्कुल टोटल डिपेंड है भाई। इसको कंप्लीट करने के बाद आपको और कुछ करने की गुंजाइश बचेगी नहीं। हमारे टेस्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा आप लोगों को सफलता की भाई हम लोग पूरा आश्वस्त करते हैं। तो यह भैया धौलावीरा सभ्यता स्थल जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ जिले की भचाऊ तहसील। तो आइए इसको करते हैं। देखो भैया, इसकी जो खोज थी ना, वो 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। मतलब जगपति जोशी ने की थी। और भैया इसका उत्खनन यानी कि खुदाई कार्य 1990-91 में RS विस्ट ने किया, रविंद्र सिंह विस्ट ने किया। धौलावीरा शब्द का अर्थ है सफेद कुआं। धौला का अर्थ सफेद, वीरा का अर्थ कुआं। तो धौलावीरा शब्द का अर्थ सफेद कुआं। और यहां से हमको जो मिला है भाई, उसके साक्ष्य कुछ इस प्रकार से हैं। यहां से हमको मिला है भैया खेल का मैदान। क्या मिला है जी? यहां से हम लोगों को खेल का मैदान। तो नॉर्मली अपन लोग इसको स्टेडियम कह सकते हैं। ठीक है जी। क्या? RS विस्ट, रविंद्र सिंह विस्ट, ये खेल का मैदान या स्टेडियम प्राप्त हुआ है भाई। पत्थर से निर्मित नेवले की मूर्ति, पत्थर से निर्मित क्या प्राप्त हुआ है जी? यहां से हम लोगों को नेवले की मूर्ति, दो कृत्रिम जलाशय, दो कृत्रिम जलाशय हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दरवाजे पर लगा साइन बोर्ड मिला है। सबसे बड़ा अभिलेख मिला है। सबसे बड़ा अभिलेख मिला है। सर्वोत्तम
जल निकासी व्यवस्था मिली है। और भैया नगर जो था ये, वो 3 भागों में विभाजित था। उच्च, मध्यम और निम्न। उच्च, मध्यम और निम्न, ये 3 भागों में बटा हुआ था। तो ये हमारे गुजरात के बाकी सारे सभ्यता स्थल हो जाते हैं। और इसके बाद हमारी अगली चर्चा बाकी के जो सभ्यता स्थलों पर होगी, वो बहुत छोटे छोटे से हैं। कुल मिलाकर थोड़ी सी देर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। जल निकासी व्यवस्था। ये देखो भाई, ओके, अभी थोड़ी बहुत देर में। सभ्यता स्थल बनवाई किसने थी? देखो, एक्चुअली क्या है, आ, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं या हमारे सिलेबस में जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री हम बिल्कुल 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 जीरो लेवल से स्टार्ट कर लेना, तो लेंथ की हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री हम सिर्फ 2500 साल की जानते हैं बस। किताबों में मैं बता रहा हूँ, हम सिर्फ 2500 साल की हिस्ट्री जानते हैं। पाषाण काल को भी लगा लें तो हम 5 लाख साल पहले इसका से ज्यादा का इतिहास नहीं जानते। सिर्फ कितनी भी गहराई में चले जाएं इतिहास की में, 5 लाख साल से ज्यादा पुराने कोई अवशेष, कोई साक्ष्य की हम लोगों को कोई जानकारी है ही नहीं। या हमारी तकनीक अभी इतनी हुई ही नहीं है, टेक्निकल से हम इतने समृद्ध नहीं है कि 5 लाख साल से भी ज्यादा पुराना भारत मतलब पृथ्वी का इतिहास हम लोग जान सकें। लेकिन विज्ञान के माध्यम से हमें यह पता चल चुका है कि पृथ्वी की आयु 3.5 से 4.5 अरब साल है। पृथ्वी को बने हुए कितनी साल हो गई? 3.5 अरब से 4.5 अरब साल के बीच। तो हमारे जैसी सभ्यताएं पृथ्वी पर ना जाने कितनी बार बनी और कितनी बार मिटी। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे ही जैसे लोग रहते थे, हमारे ही जैसे लोगों ने बनाई थी। ईंट ईंट चुनकर नगर बनाया था, भवन बनाए थे, सड़कें बनाई थी, नालियां बनाई थी। 1500 सभ्यता से भी ज्यादा स्थल खड़े कर दिए, पूरा कंट्री सी बना दी, इतना डेवलपमेंट किया। समय की आंधी में एक ना एक दिन सबको रेत में मिल जाना है। बाढ़, भूकंप, अकाल, सूखा, विदेशियों के आक्रमण, सभ्यता समाप्त हो। और उसी को फिर खोज करके निकाला। हमारे जैसी सभ्यताएं तो पृथ्वी पर ना जाने कितनी बार बनी और कितनी बार मिटी। हमें झूठा अहंकार रहता है कि हमारे पास इतने प्लॉट, इतनी जमीन, इतना रुतबा। जिस दिन प्रकृति न्याय करती है ना, हाँ, फिर अगली पीढ़ियां खुदाई में निकालती हैं। हम आज तो जैसी भी है भाई, अब जब हमारी जो पूरी की पूरी जनरेशन है, ये सभ्यता खत्म होगी, तो जब लाखों साल बाद, हजारों साल बाद जब कोई और सभ्यता आएगी, तो हो सकता है वो जेसी भी नहीं बना पाए, या जेसी से भी भयंकर उन्नत कुछ और बना ले। आगे चलें अब। हाँ भाई, तो अगले सभ्यता स्थल का नाम है हमारा, छोटे छोटे से सभ्यता स्थल है, फटाफट से इनको देखना। सभ्यता स्थल है भैया पंजाब का, और सभ्यता स्थल का नाम है जी रोपण। क्या नाम है सभ्यता स्थल का नाम? रोपण। आइए देखते हैं भाई। तो रोपण सभ्यता स्थल है, ये फिरोजपुर के निकट है, पंजाब में। और यहां पर भाई सतलज नदी के किनारे है। ये भैया कौन सी नदी के किनारे है? फिरोजपुर में भैया, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी भी भैया खोज जो थी, ये छोटे छोटे सभ्यता स्थल है, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी है भाई। तो यज्ञ दत्त शर्मा ने करी थी, यज्ञ दत्त शर्मा ने करी थी।
और यहां से हम लोगों को भाई मानव के साथ कुत्ते को दफनाने वाली एक कब्र मिली है। क्या मिली है? एक कब्र मिली है। और मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। और क्या मिली है जी? तांबे की तांबे की कुल्हाड़ी हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई है। ये लो भाई, 2 लाइन का सभ्यता स्थल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला जो सभ्यता स्थल है वो है जी एचआर, हरियाणा में। तो पहले सभ्यता स्थल का नाम है भाई हरियाणा के अंतर्गत बनावली। तो भैया ये बनावली सभ्यता स्थल जो है ये हिसार जिले के निकट सरस्वती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? हिसार के निकट सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल स्थित है। यहां से भाई हम लोगों को 3 चीजें प्राप्त हुई हैं। पहला, सर्वोत्तम जौ। सर्वोत्तम जौ। मिट्टी का हल और जल निकासी व्यवस्था का अभाव। जल निकासी व्यवस्था का अभाव। तो ये सारी चीजें हम लोगों को भाई यहां से प्राप्त हुई है। इसके अलावा भाई अगले सभ्यता स्थल का नाम है राखी गढ़ी। सिर्फ एक पॉइंट कि भैया ये हरियाणा का सभ्यता स्थल है और ये वर्तमान भारत के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। सबसे बड़ा सभ्यता स्थल है। ठीक है जी। और अगला होता है जी कुणाल। कुणाल। कुणाल में क्या है? यहां से भाई ये भी हरियाणा का, चांदी के मुकुट मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? यहां से हम लोगों को चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ठीक है भैया। इसके तुरंत बाद अपन लोग पहुंचेंगे भाई जम्मू कश्मीर। कौन कौन चल रहा है जम्मू कश्मीर? ओके। जम्मू कश्मीर के पहलगांव छोड़ करके आएंगे तुमको। हाँ जी। तो जम्मू कश्मीर में पहला सभ्यता स्थल है, उसका नाम है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में और चेनाब नदी के किनारे है भाई। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। भाई ये है सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर था। क्या था भाई? यह सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर था। ठीक है भैया। अब देखो ये मांडा सभ्यता स्थल जो है, यहां से हमें अस्थियों के वाणाग्र यानी कि हारपून मिले हैं। अस्थियों के बाणाग्र यानी कि हारपून हम लोगों को यहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है भैया। दूसरा है अपना अजी। तो अगला आता है, हट जाओ, आ जाओ, हट जाओ, हट जाओ।
बुर्जहोम सभ्यता स्थल, और बुर्जहोम सभ्यता स्थल भी जम्मू कश्मीर में है। और इसमें एक पॉइंट आता है कि यहां से हमको मानव के साथ उसके कुत्ते को दफनाने वाली एक नहीं दो नहीं पूरी 20 कब्र मिली हैं। क्या मिली है? पूरी पूरी 20 कब्र हम लोगों को यहां से प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में भाई अगला आता है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। क्या जी? तो भैया ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे है। भैया कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और भाई यह सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर है। और 1900 लगभग 55 में तो भैया 1955 में इसकी खोज भारत सेवक समाज ने की थी। 54-55 में करी थी, सेवक समाज ने की थी। और 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने करी थी भाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है भाई। एक छोटा सा स्टेप और आएगा अभी, आप जल्दी से पहले इनको लिखो। अगले बोर्ड पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ वही उस साइड से आती है, तो ये उस साइड से ही आती है। हाँ देखो, एक्चुअली क्या होता है, मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। मानव को एक क्वेश्चन का जवाब, फिर अगला क्वेश्चन, तुम जब तक लिख लो कहीं भूल नहीं जाओ, थोड़ा सा उसको एंटर कर लो। देखो, मानव की जो आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, या प्राप्त करने की इच्छा है, वो अनंत है। आज साइकिल है तो फिर मोटरसाइकिल चाहिए, फिर मोटरसाइकिल आ गई तो कार चाहिए, कार आ गई तो बहुत बढ़िया कार चाहिए, और बहुत बढ़िया कार आ गई तो फिर हेलीकॉप्टर भी चाहिए शायद। एक प्लॉट है तो दो प्लॉट चाहिए, फिर खेत भी चाहिए, फलाना ढिकाना, अनंत इच्छाएं हैं। पर एटलीस्ट ये इच्छाएं तो तब है ना जब इंसान जिंदा है। और जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता जो है वो पानी है। और आज के दौर के जैसा कोई शौक लाखों साल पहले के मानव में तो था नहीं कि गाड़ी बंगला फोन फलाना ढिकाना। इसलिए उस दौर का मानव वहीं रहता था जहां उसकी सबसे मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती हो। नदियों के किनारे पानी मिल जाए, मतलब एक तो नदियों में क्या होगा, शुद्ध पानी मिलेगा क्योंकि पानी बहता रहता है, तो वो गंदा नहीं होता भाई। और नदियों के किनारे आकर के वो सेटलमेंट हो जाते थे, मैदानी इलाका उनको लंबा चौड़ा खेती क्यारी रहने बसने सब के लिए मिल जाता। लगभग भारत में नहीं, भारत में नहीं, पूरे ऑल ओवर बात करते हैं, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो टोटल फैली हुई थी 12 लाख, सॉरी हाँ 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में। इसको हम लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और इस सभ्यता का 2/3 भाग भारत में है। मतलब लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में से यही कोई 9 साढ़े 9 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया वर्तमान भारत में आता है। ये वाला मैटर। और कोई प्रश्न भाई? हाँ जी, ऑनलाइन वालों तुम लोग भी कुछ पूछ लिया करो भाई, कि तुम लोग बस बैठे रहते हो, कमेंट बॉक्स देखते हैं तुम्हारा, तो बस लाइक कर देते हो या कमेंट कर देते हो, अच्छा से काम क्या चलेगा? तुम लोग भी भाई कमेंट करो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो। पूछोगे तभी तो आप लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं तो क्या से क्या पता चलता है। एक्टिव रहो भाई, तुम लोग भी हैं। कर दूं भैया अगला अगला स्लाइड? ठीक है भाई। तो अगला सभ्यता स्थल जो होता है
वो उत्तर प्रदेश का ही है, यूपी का ही है, जिसका नाम है कोल्हाडीला। कोल्हाडीला। और ये कोल्हाडीला सभ्यता स्थल लगभग बनारस के निकट स्थित है भाई। और यहां से हमको चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहां से भाई हम लोगों को चावल के कैसे साक्ष्य मिले हैं, क्या करेगा तब, यहां से हम लोगों को चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और अगला हमारा नगर आता है महाराष्ट्र। कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या करेगा तब। हाँ जी। तो महाराष्ट्र जो होता है में एक सभ्यता स्थल स्थित है जिसका नाम है भाई दैमाबाद। दैमाबाद या दायमाबाद भी इसको कह देते हैं। ये भाई महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और भाई यह है सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर था। यह सभ्यता का क्या था भाई, सबसे दक्षिणी नगर था। और यहां से भाई कांस्य रथ मिले हैं, कांसे के रथ हमको यहां से प्राप्त हुए हैं। तो भैया प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आपके सिंधु घाटी सभ्यता के टोटल 29 सभ्यता स्थल कंप्लीट होते हैं। मैं नाम काउंट करा रहा हूं, आप लोग गिनने की प्रयास करना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, सुतकांगेडोर, कोटदीजी, नौसारो, बालाकोट, मुंडीगाक, शोरतुगई, कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, गिलूंड, बागौर, बालाथल, सोथी, लोथल, रंगपुर, सुतकोटदा, धौलावीरार, रोपण, बनावली, राखीगढ़ी, कोणाल, मांडा, बुर्ज होम, आलमगीरपुर, कोल्हाडीला और दायमाबाद। ये टोटल 29 सभ्यता स्थल आप लोगों के कंप्लीट हो गए। और अब बारी आती है महत्वपूर्ण बिंदुओं की। हाँ जी। तो अब बारी आती है भाई महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखो भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। महत्वपूर्ण बिंदु भी इनको कह सकते हैं अपन लोग। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 9 प्रकार की कृषि उपज प्राप्त करी जाती थी। किस प्रकार की, 9 प्रकार की कृषि उपज प्राप्त की जाती थी। कौन कौन सी भाई, गेहूं, जौ, कपास, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, सरसों। तो मुख्य रूप से भाई इनकी कृषि होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। इनमें महत्वपूर्ण कृषि थी कपास की। और कपास सिंधु घाटी सभ्यता की उपज थी, जिस कारण कपास को सिंडन भी कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है जी, कपास को सिंडन भी कहा जाता है। इसके अलावा भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा, युद्ध, सेना, हथियार, घोड़ा यानी कि अश्व से परिचित नहीं थे। ठीक है भाई, इन लोगों का डिफेंस यानी कि किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े से विद हथियार सहित कोई लेना देना नहीं था।
सिंधु सभ्यता भाई मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा पूजनीय मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है जी। और यहां पर भाई याद रखना, सर जॉन मार्शल के अनुसार यहां पर यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में वणिक वर्ग का अधिकार था। कौन से वर्ग का? यहां पर भाई सिंधु घाटी सभ्यता में वणिक वर्ग का अधिकार था। ठीक। इसके अलावा भाई स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार भाई यहां पर पुरोहित वर्ग का अधिकार था। यहां पर कौन से वर्ग का अधिकार था भाई? पुरोहित वर्ग का अधिकार था। स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां, एक के बाद एक जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। ठीक है भैया। तो इस तरीके से भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उनकी अड़ोसी पड़ोसी सभ्यताएं, मतलब पारस की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सभी सभ्यताओं से व्यापार होता था। और सिंधु सभ्यता के लोग नगर बनाने में ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। इसीलिए यहां पर भाई दुनिया भर का पैसा गोल्ड, सोना, चांदी के रूप में शुरू से ही आता था। ठीक भाई। अगले स्टेप में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। आखिर वो रीजन क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई? भाई बसी बसाई पूरी सभ्यता जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई थी, जहां पर लगभग 5 से 10 लाख लोगों के बीच जनसंख्या रहती थी, तो आखिर वो सभ्यता भाई समाप्त कैसे हो गई? उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है भाई? वो देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक है भाई। तो आओ देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पहला मत आता है सर जॉन मार्शल का। इसने कहा है भाई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था प्राकृतिक आपदा। और प्राकृतिक आपदा में इसने मुख्य रूप से किसका पक्ष लिया? बाढ़ का। कि अत्यधिक बाढ़ों के चलते सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। अगला मुख्य रीजन था भाई प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता। सिंधु सभ्यता में मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स, हथियार, ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं, जिस वजह से भाई यहाँ कोई भी विसंगति या उत्पात उत्पन्न हो जाए, कंट्रोल नहीं होगा, सब एक दूसरे को मार देंगे। और वही सब शायद यहाँ पर हुआ था। और अगला मत है वो है यूरोपियन विद्वान गार्डन चाइल्ड। और व्हीलर ने, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने भाई, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बताया है भाई विदेशी आक्रमण। और इन्होंने विदेशी आक्रांता किसको बताया है भाई? आर्य जाति के लोगों को। कौन सी जाति के लोगों को? कि आर्य जाति जो विदेशी जाति थी के आक्रमण के कारण ही एटलीस्ट सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है भाई। तो ये होता है भाई अपना सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से भाई ट्राई करवाए जाएंगे। तो दोस्तों अगले टॉपिक के लिए हमारे साथ टू बी कंटिन्यू जुड़े रहिए, जहां पर आपको मिलती है संपूर्ण भारतवर्ष की सबसे बेस्ट कोचिंग। तो अगली मुलाकात अगले वीडियो।